मंजू आजा चाय पी ले, ये बाद में कर लियो। जी काकी। मंजू अपनी झाड़ू एक तरफ रखकर अनीता के हाथों से चाय का कप ले लेती है और नीचे बैठने लगती है। नीचे क्यों बैठ रही है? ऊपर बैठना सोफे पे। नहीं काकी, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं क्या? तू बैठ ऊपर, मैं कहती हूँ। मंजू हल्का सा मुस्कुराकर सोफे पर बैठ जाती है। और बता रही, तेरी छोटी बहन की पढ़ाई कैसी चल रही है? चल तो ठीक रही है काकी, पर 12वीं होने के बाद कॉलेज में दाखिला करवाना है उसका, तो बस उसी के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। पर उसकी फीस इतनी है कि समझ में नहीं आता कैसे जोड़ूंगी। मैं तो खुद इकट्ठा कर रही हूँ पैसे करुणा के कॉलेज के लिए, और फिर उसकी शादी भी तो करवानी है। हाँ वही तो। और आप तो कर भी लोगी इकट्ठा, मैं तो 3 घरों में भी काम करके इकट्ठा नहीं कर पा रही। वैसे एक है जिसे जरूरत है अपने घर की साफ सफाई के लिए किसी की। ये सुनते ही मंजू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कौन है? बताओ ना, बताओ। अरे अरे इतनी उतावली मत हो बेटा, बात तो पूरी सुन ले पहले। बताओ। काम किशोर दास के घर पे करना है। क्या? पर उनके घर तो फुल्की काम करती थी। अरे काम तो 20 लोग करके चले गए, पर कोई भी टिकता कहाँ है। एक तो घर बड़ा, ऊपर से सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि उनका खाना पीना, बर्तन धोना, कपड़े धोना भी है। हाँ तो उसकी तो जरूरत उन्हें पड़ेगी ही ना काकी, बेचारे इतने बूढ़े जो हो गए हैं। वो तू देख लेना, बाकी साफ सफाई के काम में तो कोई तुझसे ऊपर है ही नहीं। पूरे घर को सितारे की तरह चमका देती है तो बिल्कुल, तो शायद तुझे कोई दिक्कत ना हो। जी ठीक है। मंजू अपना सारा काम खत्म करके अपने घर वापस जाने लगती है। तभी बीच रास्ते में उसे फुल्की मिल जाती है। ए मंजू, कराई काम धाम? हाँ बहन, आ तो गई, पर पहले तू मुझे ये बता, तूने किशोर दास के यहाँ से काम क्यों छोड़ दिया? अरे बहन पूछ मत, मैंने क्या, उसके घर से तो पता नहीं कितनी काम वालियों ने काम छोड़ा है। क्यों? अरे बहुत परेशान करते हैं वो। एक तो उनके हर काम करो, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो दोबारा करो। घर का एक कोना भी गंदा मिला तो दोबारा साफ करना पड़ता है। जब तक सफाई ना हो तब तक पीछे पीछे घूमते रहते हैं। खाने में अगर थोड़ा भी कुछ कम ज्यादा हुआ तो चिल्लाने लगते हैं, दोबारा बनाओ दोबारा बनाओ। सच में मेरा तो बुरा हाल हो जाता अगर मैं उस घर में रहती तो। अच्छा, लेकिन सुना है पैसे अच्छे देते थे वो। अरे बहन, ऐसे पैसों का क्या ही फायदा जहाँ सारा सुख चैन ही छिन जाए। मंजू अपने घर चली जाती है, जहां उसकी छोटी बहन खिड़की के सामने बैठी पढ़ रही होती है। अरे लाइट जला ले, ऐसे कब तक पढ़ती रहेगी? रात होने वाली है। लाइट काट दी है बिजली विभाग वालों ने, क्योंकि बिल नहीं भरा ना। हाय राम, ये तो मैं भूल ही गई थी। मंजू तभी एक दराज से बिल निकाल कर देखती है। हे भगवान, एक तो वैसे ही इसकी फीस के लिए पैसे नहीं बच पा रहे, ऊपर से बिजली का बिल भी हर महीने बढ़ता जा रहा है। अब तो जाना ही पड़ेगा वहाँ काम पूछने। मंजू अगले दिन किशोर दास के घर चली जाती है। गई, एक कतरा धूल भी मुझे इस घर की जमीन पर नहीं दिखनी चाहिए, और बर्तनों और कपड़ों पे एक निशान भी नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, इन सारे कामों के 30,000 रुपए मिलेंगे। क्या सच में? हाँ, अभी से शुरू करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तो पहले घर की साफ सफाई कर दो, और मैं बिल्कुल आंख गड़ा कर देखूंगा कि कैसी की है। अगर अच्छी नहीं हुई तो बाहर निकाल दूंगा, समझ गई? अगर यहाँ काम मिल गया तो शायद थोड़े बहुत पैसे तो इकट्ठा हो ही जाएंगे फीस के लिए। वैसे भी मैं तो अच्छे से ही काम करती हूँ। मंजू पूरे घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। मंजू सारी साफ सफाई करके किशोर दास के सामने जा खड़ी होती है। हो गया काका, पूरा घर साफ कर दिया। रुको, मैं एक बार फिर से देख के आता हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। किशोर पूरे घर का चप्पा चप्पा देखकर वापस आ जाता है। सफाई तो ठीक करती हो तुम, अब मेरे लिए खाना बनाना है।
और वो भी एकदम शुद्ध और सात्विक। हो जाएगा काका। काका नहीं, पंडित जी बुलाओ मुझे। ये पंडितों का घर है, इसलिए यहाँ सब कुछ साफ सुथरा और सात्विक होना चाहिए। मंजू चुपचाप उनके लिए खाना बनाकर ले आती है। खाना बनाने से पहले तुमने हाथ तो धोए थे ना? हाँ पंडित जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से, और वो भी रसोई में घुसने से पहले। मैं तो काम से जब घर वापस जाती हूँ तब भी पहले नहाती हूँ और फिर रसोई में घुसती हूँ। किशोर खाना खाने लगता है और आया है वैसा खाना तो सिर्फ पंडितों के घर पर बनता है। वो मेरे पिता धर्म कर्म में बहुत मानते थे, तो मैं बचपन से ही, मैं और मेरी बहन ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं। और वैसे भी पंडित जी, भगवान अपने भक्तों की जात थोड़ी ही देखते हैं, वो तो बस उनके मन की श्रद्धा देखते हैं। ये सुनकर किशोर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? मंजू अपना सर झुका लेती है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 6 साल पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे, और उनके जाने का सदमा मेरी माँ को ऐसा लगा कि 2 महीने बाद वो भी चल बसी। अब तो तुम अब किसके साथ रहती हो? मैं और मेरी बहन साथ में रहते हैं। तो घर का खर्चा तुम दोनों मिलके चलाते हो? नहीं नहीं, वो तो पढ़ाई करती है, उसी के लिए तो मैं 4 घरों में काम करती हूँ ताकि मेरी बहन पढ़ लिख के कुछ बन जाए। और तुम्हारी पढ़ाई? मंजू अपनी आंखें झुकाकर मुस्कुराने लगती है। किसी को तो घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना पंडित जी, इसलिए छोड़ दी। किशोरदास बिना कुछ कहे अपना खाना खाने लगता है। शाम तक मंजू अपना सारा काम खत्म करके वहां से चली जाती है। कुछ हफ्तों तक सब यूं ही चलता रहता है, पर तभी एक दिन कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है पढ़ाई दीदी, पर कविता मैडम ने कल आपको बुलाया है। क्या किया तूने? अरे दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, बस बात करने के लिए बुलाया है। ठीक है। मैम आ जाएं। अरे आइए आइए। जी मैडम, बताइए। देखो मंजू, मुझे भी पता है इस वक्त तुम्हारे सर पर छवि की आगे की पढ़ाई के खर्चे को लेकर कितनी ज्यादा तनाव चल रहे हैं। है तो मैडम, पर अब क्या ही कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब? गांव में कुछ महीनों में एक परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा को शहर के सबसे बड़े कॉलेज के सबसे प्रख्यात टीचर्स तैयार करने वाले हैं, जो कि बहुत मुश्किल होने वाली है। ये परीक्षा सरकार हर गांव में करा रही है, और हर गांव में से एक बच्चा जिसके सबसे ज्यादा अंक आएंगे, उस बच्चे को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला मिलेगा, और जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। ये सुनते ही मंजू खुशी से उछल पड़ी। सच में? हाँ हाँ, लेकिन छवि तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल करूंगी। लेकिन ये मत करना मंजू कि सारी उम्मीद तुम इसी। कौन कौन सी किताबें चाहिए? मैं अपने आप पैसों का इंतजाम कर लूंगी। ठीक है, मैं लिख के दे देती हूँ। कविता उन किताबों की एक सूची बनाकर उसे दे देती है। आज देर से क्यों आई? वो बहन के स्कूल जाना पड़ा था किसी वजह से। मंजू चुपचाप अंदर जाकर सफाई करने लगती है, और किशोर चुपचाप बैठा उसे देखता रहता है। आज कुछ उदास लग रही हो तुम? नहीं नहीं। देखो, मन में कोई बात हो तो कह देनी चाहिए। दबा के रखोगी तो और तंग करेगी, समझी? भले ही मुझे ना सही, पर किसी और को जरूर बताना। क्या पता कोई हल मिल ही जाए। जी कुछ नहीं, बस आज उसके स्कूल गई थी तो उसकी मैडम ने मुझे बताया गांव में एक परीक्षा होने वाली है, और जो भी बच्चा उसमें अव्वल आएगा ना, उसका दाखिला शहर के सबसे बड़े कॉलेज में होगा, जिसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। अरे तो इसमें उदास होने वाली बात कौन सी है? ये तो अच्छी बात है भाई।
लेकिन उस परीक्षा की तैयारी के लिए जो किताबें चाहिए वो बहुत महंगी हैं, और अगर मैंने वो खरीदी तो जो पैसे मैंने उसके कॉलेज के लिए बचा कर रखे थे वो सब चले जाएंगे। पर तुमने कहा तो कि अगर वो अव्वल आई तो खर्चा सारा सरकार उठाएगी। अगर आई तो गांव में कितने लोग ये परीक्षा देंगे, जरूरी थोड़ी है कि वही अव्वल आए। तो दूसरी तरफ से भी तो सोचना पड़ेगा ना पंडित जी। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। मंजू वापस अपनी साफ सफाई में जुट गई। किशोर उसे काफी देर तक देखता रहा, फिर उठकर अंदर चला जाता है और अपनी एक छोटी सी अलमारी से पैसों की मोटी गड्डी निकालकर बिस्तर पर रख देता है और वापस बाहर आ जाता है। हे भगवान, ये पैसे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? मंजू तुरंत बाहर बैठे किशोर के पास चली जाती है। पंडित जी, हाँ? बिस्तर पर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, आपने ऐसे क्यों फेंका हुआ है उन पैसों को? किशोर मंजू की ओर मुस्कुराकर देखता है। अरे कितने पैसे पड़े हैं? पता नहीं, मैं तो देखते ही सीधा आपके पास आई हूँ। आप उन्हें संभाल कर रख लीजिए, किसी की नजरों में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। किशोर मुस्कुराते हुए उठता है और अंदर जाकर वो पैसे उठा लाता है। और उन्हें मंजू को दे देता है। ये तुम्हारे ही हैं और चिंता मत करना, तुम्हारी तनख्वाह से नहीं काटूंगा। ये सुनकर मंजू दंग रह जाती है। पंडित जी, पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अरे रखो रखो, मैंने कहा ना। देखो बेटा, मेरे पास तो वैसे भी किराए के आते हैं मेरी पुश्तैनी जमीनों से, और इस बूढ़े को भला इतने पैसों का क्या काम? इसे बस अपनी ईमानदारी और अपने काम के लिए सच्ची लगन का इनाम समझो, ठीक है? पर क्यों पंडित जी? देखो भाई, मेरे घर न जाने कितने लोग काम करने आए, लेकिन टिका कोई भी नहीं। काम ठीक से करो। लेकिन बेटी, तुम पहली ऐसी आई जिसने मुझे कभी पलट कर जवाब नहीं दिया और पूरी निष्ठा से यहां कार्य किया। और तो और, तुम तो मेरे पैर तक दबाने वाली थी एक दिन। ऐसा तो सिर्फ एक बेटी ही कर सकती है, कोई काम करने वाली नहीं। तो इसे बेझिझक ले जाओ और जितनी किताबें खरीदनी है खरीदो। शुक्रिया पंडित जी। अच्छा सुनो, अब पंडित जी नहीं, अब काका बोलो। ये सुनकर मंजू मुस्कुराने लगती है। ये ले तेरी सारी किताबें, अब मन लगा के पढ़। शुक्रिया दीदी। कुछ महीनों तक सब कुशल मंगल चलता रहा। फिर आखिरकार परीक्षा का दिन आता है। डरना बिल्कुल नहीं, आराम से दे क्या परीक्षा। जी दीदी। तो इस परीक्षा में जो बच्चा इस गांव में अव्वल आया है, उसका नाम है करुणा सिंह। ये सुनते ही मंजू और छवि दंग रह जाते हैं। क्या? दूसरी ओर सरपंच और उसकी बीवी खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे अरे, अव्वल आ गई हमारी बच्ची। अव्वल आ गई। पूरे गांव में लड्डू बंटवाएंगे। मंजू और छवि चुपचाप अपने घर चले आते हैं। छवि, कुछ तो खा ले बहन। कुछ नहीं खाना मुझे। ऐसे कैसे चलेगा? और कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं पैसे इकट्ठे तो कर रही हूँ। दीदी, 10-20 लाख होती है एक साल फीस इन कॉलेजेस की, तो कैसे इकट्ठा करेंगे? अरे हो जाएगा सब। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, वो करुणा कैसे अव्वल आई? ये तो मुझे भी नहीं समझ आता। जब भी मैं काम पर जाती हूँ वो बस इधर उधर घूमती दिखती है। मैंने तो उसे कभी पढ़ते नहीं देखा। पता नहीं कैसे अव्वल आ गई वो। तभी कविता अंदर आ जाती है। लेकिन मुझे पता है। मैम, आप? हाँ। क्या पता है? ये कि मंजू के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मतलब
मुझे पता है कि छवि की पूरी तैयारी थी और उसे सारे सवालों के जवाब आते थे। तो मैंने जानकारी के लिए अपनी एक दोस्त को फोन किया जिसने वो पेपर चेक किए थे। तो उसने मुझे बताया कि अव्वल छवि ही आई है, पर जानबूझकर उसका नाम हटा दिया और सरपंच की बेटी का नाम लिख दिया, क्योंकि सरपंच की वहाँ के कई लोगों के साथ जान पहचान है। ये सुनते ही मंजू और छवि दंग रह जाते हैं। ये तो गलत बात है। क्या काकी को ये बात पता थी? बिल्कुल पता होगी। तो फिर उन्होंने ये क्यों किया? वो तो मुझे कितना मानती है। मंजू बेटा, ये दुनिया खुद गर्ज है। जहाँ बात अपनी हो ना तो सांसों तक का कर्ज गिना देते हैं लोग। तो अब क्या करेंगे? उसकी जान पहचान पक्की है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी किशोर दास भी वहाँ आ जाता है। अरे कौन कुछ नहीं कर सकता भाई? काका आप? अरे भाई तू आज आई नहीं तो सोचा कि देख के आऊं कि ठीक तो है सब या नहीं। क्या हुआ है, पूरी बात बताओ जरा। मंजू उन्हें सारी बात बता देती है। आप करेंगे क्या? लग जाएगा पता, चलते हैं कल। हेलो हेलो हाँ सरपंच जी, मनोज बात कर रहा हूँ। अरे मनोज भाई, अरे बोलिए बोलिए। वैसे कमाल कर दिया आपने सच में है। मेरी बेटी अब आपकी वजह से कॉलेज जाएगी। हाँ, अरे उसी के लिए फोन किया था आपको सरपंच जी। हाँ बोलिए बोलिए। माफ करना, लेकिन आपकी बेटी को अब मैं दाखिला नहीं दिलवा सकता। ये सुनते ही सरपंच के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं मनोज भाई? हमारी इतने साल पुरानी यारी है। माफ कीजिएगा, लेकिन अब आपको नहीं बल्कि उसी को दाखिला मिलेगा जो कि अव्वल था। यानी कि उस नौकरानी की बहन को? जी माफ कर देना भाई। क्या हुआ जी? अरे उस मनोज का फोन था, कह रहा है कि करुणा को दाखिला नहीं दे सकते। अब उसकी जगह उस गरीब नौकरानी की बहन को ही दाखिला मिलेगा। पर क्यों? अरे पता नहीं। हमारी बच्ची कहाँ जाएगी फिर? आपको कुछ करना होगा। अरे अभी जाता हूँ उस मनोज के कॉलेज है और फिर देखता हूँ कि क्या बोलता है। चल तू भी साथ। अरे तुझे क्या लगा था है कि हम चुप बैठ जाएंगे? अरे सरपंच हूँ मैं। हाँ, बहुत पहचान है मेरी। सब रिजर्वेशन चला के रखे हैं मैंने। ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये सब क्या है बता मुझे। हम बताते हैं ना सरपंच जी। सरपंच और उसकी बीवी पीछे की ओर पलटते हैं। हाँ काकी, आप तो बड़ा कहती थी कि तू मेरी बेटी की तरह है, तो अब क्या हुआ? अरे ये सब हुआ कैसे? तुमने जान पहचान का गलत इस्तेमाल किया और हमने जो लायक है उसको दर्जा दिलाने के लिए पैसे खर्च किए। अरे पर ये तो गलत है ना। अरे रिश्वत देना जो है जुर्म है। हाँ, उस कॉलेज पर मेरी बेटी का हक है। हाँ, हमें पता है कि जुर्म है। और कौन सा हक? कैसा हक? मेरी बहन दिन रात लगी रही पढ़ाई में। और काकी, आपको मेरी हालत पता थी ना कि कैसे मैं एक एक पाई जोड़कर उसको पढ़ा रही हूँ, फिर भी आपने ये किया मेरे साथ। और अब जब स्वयं के साथ ये हुआ तो बुरा लग गया तुम्हें? बिना माँ बाप के ये बच्ची दिन रात मेहनत करती है और मंजू जिस भी घर में जाती है उस घर में पूरे मन से, पूरी निष्ठा से कार्य करती है। पूरा गांव मुझे खड़ूस समझता था, लेकिन इस बच्ची ने चुपचाप मेरी हर बात सुनी, हर डांट सुनी और सब कुछ किया मेरे लिए। तो तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी मासूम बच्ची की बहन के साथ ये करते हुए? आप बीमार होती थी तो दीदी मुझे छोड़कर रात को आपके घर रुकती थी ताकि आप काका और करुणा का ध्यान रख सके। इतना मान। मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगा। हाँ बोलो, कितने में बिकोगे बोलो। तभी अनीता सरपंच का हाथ पकड़ लेती है। रुक जाइए। अनीता की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। सोचिए, अगर कल को हम अपनी करुणा के साथ नहीं रहे और उसके साथ ऐसा हुआ तो ऊपर बैठे हमें कैसा लगेगा? हमने इस बच्ची के साथ ऐसा कर इनकी नहीं बल्कि अपने माँ बाप की बद्दुआ भी अपने सर ले ली है। तो आपको मेरी कसम, रुक जाइए।
मैं तो ममता में पागल हो गई थी, तो आप वो गलती दोबारा मत कीजिए। सरपंच सिर झुकाकर चुपचाप वहीं खड़ा रहा और अनीता मंजू और छवि के सामने जाकर हाथ जोड़ लेती है। जो मैंने किया उसकी माफी नहीं मिल सकती, मैं जानती हूँ, लेकिन उस गलती को सुधार जरूर सकती हूँ। तुम बेझिझक अपनी बहन का दाखिला करवा लेना, अब कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और कल अगर हमें कुछ, तो बस मेरी बेटी का ध्यान रखना। तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। तभी मंजू अनीता के गले मिल जाती है। आप बड़ी हैं काकी, हाथ मत जोड़िए वरना मुझे पाप लगेगा। माफ कर देना मेरी बच्ची, माफ कर देना। अब मनोज, एक काम करो भाई कि इनके पैसे इन्हें वापस दे दो, वरना रिश्वत लेने के जुर्म में जेल करवा दूंगा। हाँ, और इस बच्ची का दाखिला जरूर अच्छे से अच्छे कॉलेज में करवाना। अच्छा चलो भाई, अब चलते हैं। सरपंच और अनीता सबसे माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं और मनोज उन्हें उनके पैसे वापस देता है और आखिरकार छवि का दाखिला शहर के सबसे